हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट है आपका झारखंड जूनियर शिक्षक भर्ती 2023 के लिए। ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने अपना मुख्य सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर को सिलेक्ट किया है, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने आपको यही प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने की कल लाइव क्लास में कोशिश की थी, बट लैक ऑफ ऑडियंस यानी कि लाइव ऑडियंस की कमी के कारण ये क्लास हमारी कल कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज हम इस क्लास को क्लास नंबर 2 कंसीडर करते हुए चलते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लाइव क्लासेस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और ऐसे सभी कैंडिडेट जो पेड क्लासेस में एडमिशन चाहते हैं, तो अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। हमारी एप्लीकेशन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद पे आपको केवल 1500 रुपए में झारखंड जूनियर शिक्षक भर्ती इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर का कोर्स अवेलेबल कराया गया है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेशन और बाकी की सारी चीजें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आरआर अकेडमी फिरोजाबाद एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अभी एडमिशन ले लीजिए और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको कुछ क्वेश्चंस कल की क्लास में करा दिए थे। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके आप क्लास का लिंक ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। अदरवाइज झारखंड जूनियर शिक्षक भर्ती के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, पोएट रविंद्रनाथ टैगोर वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, यानी यहाँ पर पूछा गया है कि किस ईयर में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि इनको नोबेल प्राइज किस ईयर में दिया गया था। तो दिस वाज द ईयर ऑफ 1913, 1913। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं किसके लिए। तो इनका एक वर्क था, एक एंथोलॉजी थी, जिसका टाइटल है गीतांजलि। क्या है? गीतांजलि। याद रखिएगा, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि को बेसिकली इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में कंपोज किया था और वो ईयर था आपका 1910, 1910 में। किसमें था ये? बंगाली, इनकी रीजनल लैंग्वेज में। इसके बाद में इसी वर्क का ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में और इसका जो टाइटल हो गया वो हो गया गीतांजलि। गीतांजलि और सॉन्ग ऑफरिंग्स। इसको पब्लिश किया गया था 1912 में। कब? 1912 में। याद रखना सारी चीजों को। 1912 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसकी जो इंट्रोडक्शन थी, जिसको हम प्रस्तावना बोल सकते हैं, इसकी जो इंट्रोडक्शन थी वो इंट्रोडक्शन लिखी गई थी किसके द्वारा? बाई W.B. ईट्स। W.B. ईट्स जो कौन है? एक आयरिश पोइट है। कैसे पोइट है? आयरिश पोइट है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन बाई W.B. ईट्स जो कि एक आयरिश पोइट है। तो 1912 में इसको पब्लिश किया गया और इसी के लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ए के रामानुजन, जो कि एक और हमारे इंडियन ऑथर हैं, वाज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। यहाँ पर फिर से हमें ईयर पूछा गया है कि ए के रामानुजन, जो कि हमारे इंडियन ऑथर, इंडियन पोइट, इंडियन फिलोसफर हैं, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड किस ईयर में दिया गया था। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन इसी तरीके से आपके सामने दिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1999, 1999 में। और ये कब दिया गया था? पोस्ट माउसली, पोस्ट माउसली, है ना, पोस्ट माउसली इनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगर ये पूछा जाए कि किसके लिए दिया गया था, तो इनका एक पोएटिक कलेक्शन था, जिसको हम बोल सकते हैं द कलेक्टेड पोएम्स। द कलेक्टेड पोएम्स, इसके लिए इनको दिया गया था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच रिवर इज रेफर्ड इन द पोएम
अ रिवर। आपके पास एक पोएम है जिसका टाइटल है अ रिवर, ठीक है। इसको कंपोज किया गया है ए.के. रामानुजन के द्वारा। इसमें किस रिवर के बारे में इन्होंने बात की है? आपका आंसर हो जाएगा, वो रिवर है इसमें कौन सी? वैगई। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। वैगई रिवर है जिसमें अक्सर हर साल बाढ़ आ जाती है और ये गर्मियों के दिनों में कंप्लीटली सूख जाती है। तो यहाँ पर जो पोइट हैं, कहाँ पर? मदुरई में। ये जो रिवर है वो कहाँ फ्लो होती है? सिटी ऑफ मदुरई में। तो मदुरई इज नॉन फॉर द पोइट एंड द टेम्पल्स। मदुरई मंदिरों और कवियों का शहर माना जाता है। ये मंदिरों और कवियों के लिए फेमस है। तो यहाँ के जो पोइट्स हैं इन पर इन्होंने यानी कि सटायर किया है, इनको क्रिटिसाइज किया है कि ये जो पोइट है मदुरई के, ये इस वैगई रिवर की बाढ़ के बारे में एज अ अट्रैक्शन बनाकर इसको ब्यूटीफाई करते हुए कंपोज करते हैं। जो भी लिटरल वर्क, जो भी पोइट्री वगैरह कंपोज करते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफाई करके कंपोज करते हैं। बट इस बाढ़ से होने वाले जो डिस्ट्रक्शन है, जो यानी कि जो बोल सकते हैं कि नुकसान है ना, उस नुकसान को यहाँ पर ट्रेजिक नहीं दिखाते। इस तरीके से इन्होंने यहाँ के जो पोइट है उनको क्रिटिसाइज किया है। और वो रिवर हमारी कौन सी है? वैगई। कहाँ पर बहती है? मदुरई में। मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम एंटाइटल अ रिवर वाज पब्लिश्ड इन। ये जो अ रिवर नाम की पोएम है ए.के. रामानुजन के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। क्वेश्चन आ जाए कि इसको कहां पर पब्लिश किया गया, तो आंसर है आपका द स्ट्राइडर्स। स्ट्राइडर नाम का एक मैगजीन था जिसमें इसको 1966 में पब्लिश किया गया था। ओके, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु रोट द लाइन्स एंड इन विच पोएम ऑफ दीज लाइन्स अपीयर। लाइन्स कौन सी हैं? लाइन्स हैं आईज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स इन डेथ ड्रीम किंगडम। तो ये लाइनें आपके प्रिस्क्राइब सिलेबस की हैं। अगर ये आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं तो आप इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ये लाइनें आपकी ली गई है टी.एस. एलियट की एक पोइम है जिसका टाइटल है द होलो मैन। द होलो मैन को कंपोज किया गया था 1925 में। ये भी कंपोजिंग डेट पूछ ली जाती है तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर वाल्टर डिलामेयर। सर वाल्टर डिलामेयर वर्कड इन लंदन इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ। यानी कि सर वाल्टर डिलामेयर ने लंदन के एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया था। तो वह अकाउंटिंग डिपार्टमेंट किस चीज का था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो किस चीज का था। तो आपको याद रखना है कि 1890 से 1890 से 1908 तक, 1890 से 1908 तक यानी 1890 से लेकर 1908 तक इन्होंने लंदन इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द एंग्लो अमेरिकन ऑयल कंपनी इसमें काम किया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। कब से किया था? तो फ्रॉम 1890 टू 1908 तक। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर का, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दिए हुए सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना काफी आसान होता है। हमें सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद में देखते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि इसमें जो वर्ब यूज हुई है वो किस तरीके से हुई है। तो यहाँ पर हमें जो चीज याद रखनी है वो ये कि इसमें कि मॉडल वर्ब का यूज किया गया। तो किसी भी टेंस में अगर मॉडल वर्ब यूज की गई है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसी मॉडल वर्ब को हमें क्या करना पड़ता है? बी लगा देना पड़ता है। मॉडल वर्ब प्लस बी, और जो मेन वर्ब होगी उसके साथ में उसको V3 कर देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जो यहाँ ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पर हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट। मैं इसको यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट लिखता हूँ, न्यू सब्जेक्ट, और यहाँ पर बाई लगाते हैं। बाई लगाने के बाद में यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है उसको मैं यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, यानी कि नया ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वन एक हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो जब भी कहीं किसी सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन या इंडेफिनिट सब्जेक्ट जो निश्चित नहीं हो ऐसा कोई सब्जेक्ट बनकर आता है तो जरूरी नहीं है कि उसको बाई लगाकर हम बाद में जोड़ें, ठीक है। तो वन को भी हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। तो चलिए, अनसोलिसाइटेड का मतलब होता है बेफिजूली या बिना किसी अर्थ की बेमतलब बातें, या
यानी कि गैर जरूरी जो सलाह है, ऐसी सलाह जिसकी किसी को आवश्यकता नहीं होती, उसको किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस, अब यहां दिया गया शुड, हमने शुड लिया, ये हमने सब्जेक्ट बनाया और इसके साथ में नोट था, नोट लगाया और बी लगा दिया और बताया था मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने ये गिवन कर दिया V3। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हम फिर से देखेंगे, वी दिया गया है सब्जेक्ट, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर वर्ब है वेस्ट, ठीक है, जो कि किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है। इसके बाद में दिया गया मच टाइम, मच टाइम से लेके यहां तक ये पूरा, वैसे तो हमारा ऑब्जेक्ट है बट ये क्या है, यहां से ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑन ट्रिपल, तो ये इतना हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा मच टाइम। तो मच टाइम को आगे रखते हैं, ठीक है। और वेस्ट हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस अगर किसी सेंटेंस में आया है, उसको पैसिव में चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इज, एम और आर। अब ये इज, एम, आर है, वो किसके अकॉर्डिंग हम तय करेंगे, तो जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम निर्धारित करेंगे कि हमें इसमें से कौन सी वर्ब लगानी है। उसके बाद में जो वर्ब यहां पर दी गई है मेन वर्ब, उस मेन वर्ब को क्या करेंगे, V3 में कन्वर्ट कर देंगे, मेन वर्ब को V3 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी थर्ड फॉर्म कर देंगे। उसके बाद में क्या करना है, बाई लगाएंगे, और बाई के बाद में जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा, उस नए ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए नया सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, मच टाइम, ठीक है, देख लेते हैं मच टाइम। मच टाइम हमारा ये हो गया। अब इसके बाद में इज, एम, आर लगाना है, तो मच टाइम हमारा कहता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमारा हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके साथ में हमने इज लगा दिया। अब वेस्ट है, वेस्ट को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वेस्टेड हो गया। अब बाई लगाया, बाई लगा दिया, और मैंने बताया था वी को अस में चेंज किया तो अस हो गया। और हमारा जो प्रीपोजिशनल फ्रेज था ऑन ट्रिपल, ये हमने यहां लगा दिया ऑन ट्रिपल। मतलब ये है कि हम छोटी छोटी बातों पर अक्सर अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, whose soul is Wordsworth referring here। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये लाइनें किसकी हैं, तो आंसर हो गया हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइनें कहां से ली हैं, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइनें कहां पर लिखी हैं। तो इनकी एक पोएम है जिसका टाइटल है लंदन 1802, लंदन 1802, कंपोज 1802 में की गई थी। पूछा जाए कब पब्लिश किया गया, तो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इनका पोएटिक कलेक्शन था जिसको पब्लिश किया गया था 1807 में। यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ज्यादातर पोएम्स जो 1802 और 1807 के बीच में लिखी गई थी, वो 99% आपके इसी वॉल्यूम में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में पब्लिश की गई थी। तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको पता हो कि 1802 में कंपोज की गई है, पब्लिशिंग डेट पूछी जाए, अगर नहीं पता हो तो 99% आपका जो आंसर होगा वो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स ही हो जाएगा 1807 में। 2 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। इसके बाद में आप क्वेश्चन ये कि हुज सोल इज रेफर्ड, तो हुज का मतलब किसकी आत्मा को यहाँ पर रेफर किया गया है, कि तुम्हारी जो आत्मा है वो एक स्टार के तरीके से है। ठीक है ना, तो ये है हमारे जॉन मिल्टन। ठीक है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के बारे में यहाँ पर बात की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु कंसीडर विलियम वर्ड्सवर्थ द लॉस्ट लीडर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी लगभग 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कंसीडर किया है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन एरा के पोएट हैं जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को द लॉस्ट लीडर इन्होंने कहां पर बोला है, तो इनकी जो पोएम है सेम टाइटल द लॉस्ट लीडर, जिसको लिखा गया था 1845 में, 1845 में। ठीक है, उसमें इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को द लॉस्ट लीडर कहा है। अच्छा, ये भी पूछ लिया जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लॉस्ट लीडर क्यों कहा है, तो इसलिए कहा है क्योंकि एक समय ऐसा था जब वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को
और सपोर्ट करते थे, और किसी भी तरीके की जो मोनार्किक हेल्प थी, रेवेन्यू था, उसको लेने से परहेज करते थे। बट आफ्टर ऑल इन 1843 और इससे भी एक साल पहले उन्होंने एक पेंशन एक्सेप्ट की मोनार्की से, है ना, और 1843 में वो इंग्लैंड के पोइट लॉरेट बन गए। इस तरीके से उन्होंने कहा कि उनकी जो प्राइमरी जो वैल्यू थी वर्ड्सवर्थ की, जिसके कारण लोग उसे प्यार करते थे, उन वैल्यूज को उन्होंने नकार दिया और उन सारी चीजों को फॉलो कर लिया जिसके लिए वो हमेशा से मना करते थे। दैट इज वाई उन्होंने अपनी इस पोएम में द लॉस्ट लीडर में, जिसको 1845 में लिखा था, और इन्होंने ये सारी चीजें एक्सेप्ट की थी कब, 1842 में पेंशन और 1843 में पोइट लॉरेट से। इसके कारण 1845 में इनको बोला गया द लॉस्ट लीडर, इनकी सेम पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, किसको, विलियम वर्ड्सवर्थ को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने बताया था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग आपके विक्टोरियन एरा के बहुत ही फेमस पोएट थे। ही वाज नोन फॉर द ड्रामेटिक मोनोलॉग कंसेप्ट। बट नाउ द क्वेश्चन इज हु इज रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा। तो आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की जो पोएट्री है, उस पोएट्री में विक्टोरियन एरा के जो भी डाउट थे, जो भी रीजन थे, इट मीन जो भी कैरेक्टरिस्टिक थी उस एज की, वो सारी चीजें लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की पोएट्री में बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे क्वेश्चन है हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरेट इन 1850। तो मैंने अभी तो आपको बताया था कि वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट कब बनाया था, 1843 में, यानी कि रॉबर्ट साउदी जो कि पोएट लॉरेट थे कब तक, 1843 तक। 1843 में इनकी डेथ हो गई थी, ये क्या, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो 1843 में जो पोएट लॉरेट थे वो कौन बने, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई 1850 में। 1850 में कौन पोएट लॉरेट बने, अल्फ्रेड टेनिसन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरेट इन 1850। The Splendor Falls is a musical poem that depicts a beautiful landscape, the sound of and contains a spiritual religious undertone. क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द स्प्लेंडर फॉल्स जो है एक म्यूजिकल पोएम है जो एक बहुत ही सुंदर परिदृश्य को डिस्क्राइब करती है, जिसमें साउंड प्रेजेंट किया गया है किसका। यहां पर क्वेश्चन हमारा ये कि साउंड किसका यहां पर बोला गया है, दैट कंटेन्स अ स्पिरिचुअल और रिलीजियस अंडरटोन। तो आंसर है हमारा अ बगले साउंड। बगले क्या है, बेसिकली अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा तो रही टाइप की जो होती है ना, इस तरीके से जो होती है। और ये क्या है, ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है, ब्रॉन्ज जो मेटल है उसका जो बना हुआ है वो है, ये अक्सर हवा के झरोकों से भी बजना स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए, तो ये जो पोएम है द स्प्लेंडर फॉल्स, ये कोई सेपरेट पोएम नहीं थी, ये एक लॉन्ग पोएम का पार्ट था। और वो लॉन्ग पोएम कौन सी थी, द प्रिंसेस। उसमें क्या कहानी थी कि जो कहानी में जो लड़की है द प्रिंसेस, वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना करती है जहां पर लड़कों का जाना मना होता है। ओके, तो ये उसी पोएम का एक पार्ट था द प्रिंसेस का, द स्प्लेंडर फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसमें बगले साउंड की बात की गई है, इसके द्वारा लिखी गई है, टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, आप लोग याद रखिएगा इसको, है ना, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा इस पोएम को लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्प्लेंडर फॉल्स। अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये पूछ लिया जाए कि राइमिंग स्कीम क्या है, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है आपकी ABC और BDD। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है ही नहीं है, कहने का मतलब ये जो लाइनें हैं ये कहाँ से ली गई है, लाइनें जो हैं कहाँ से ली गई हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो लाइन को समझिए, ये जो लाइन है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बॉर्न ईच टू ईच, ये 3 लाइन है। कैसी लाइन है, ये 3 लाइन है। सेपरेटली मैंने इसको पैराग्राफ यानी कंटिन्यूसली लिख दिया, वैसे 3 लाइन है।
तो ये लास्ट 3 लाइन है, कैसी है ये? लास्ट लाइन है, लास्ट 3 लाइन। अच्छा, ये पूछा है कि लास्ट 3 लाइन किसकी है, तो लास्ट 3 जो लाइन है 3, क्या हो रहा है ये लास्ट 3 लाइन है आपकी, माई हार्ट लीप्स अप, जिसको हम जानते हैं द रेनबो, द रेनबो। ये जो पोएम है 1802 में कंपोज की गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ओके। और पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में इसको 1807 में पब्लिश किया गया था। तो ये 3 लाइन है आपकी किसकी, लास्ट की, माई हार्ट लीप्स अप की। लेकिन यही 3 लाइन जो है आपकी एज एन एपिग्राफ, एज एन एपिग्राफ, एपिग्राफ यहाँ पे मतलब है शुरुआती जो लाइन है पोएम के स्टार्टिंग पॉइंट से पहले जो लाइनें हैं वो 3 लाइन यही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। द चाइल्ड द फादर ऑफ द मैन, ठीक है ना। और ये आपकी ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी में भी आपको देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, इन दोनों में ये लाइनें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम लीड काइंडली लाइट डज नॉट रिफ्लेक्ट। अब आप लोगों ने अगर ये पोएम पढ़ी होगी लीड काइंडली लाइट, ठीक है ना, जॉन हेनरी न्यूमैन के द्वारा, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तभी मैं लाइनों को आपको समझा देता हूं तो आप समझ जाएंगे कि लाइन में क्या नहीं है। लाइन है आई वॉज नॉट एवर दिस, मैं ऐसा कभी नहीं था, मैं ऐसा कभी नहीं था। नॉर प्रेड दैट दाओ शुडस्ट लीड मी ऑन, लीड मी ऑन का मतलब है पथ प्रदर्शन करना, मुझे रास्ता दिखाना। मैं ऐसा कभी नहीं था, ना मैंने कभी प्रार्थना की थी कि, दाऊ मतलब तुम, मतलब कि गॉड, कि तुम क्या करो, शुड तुम्हें चाहिए, यानी तुम्हें मुझे रास्ता दिखाना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं था, मैंने कभी नहीं चाहा, ना तुमसे प्रार्थना की कि तुम्हें मुझे रास्ता दिखाना चाहिए। तो ये लाइनें क्या एक्सप्रेस कर रही है, ये लाइनें एक्सप्रेस कर रही हैं द पोइट रिकॉल्स, पोइट याद कर रहा है सैडनेस एंड रिमोर्स टाइम फ्रॉम हिज पास्ट, पुराने दिनों के बाद। एग्जैक्टली ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है। ही हैड बीन प्राउड, तो यहाँ पे घमंड तो झलक ही रहा है, लेकिन बिल्कुल झलक रही है। ऑप्शन बी भी ठीक है। ही हैड बीन सैड, वो दुखी था, पेनफुल दर्द में था, एंड इन होप टू बी गाइडेड बाई गॉड, तो ये नहीं है क्योंकि वो स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरी सहायता करो। ही वॉज नेवर इन होप टू बी गाइडेड बाई गॉड, ये ठीक है। तो केवल एक लाइन है जो इससे मैच नहीं हो रही, इसके सेंस से, इसके एक्सप्रेशन से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। लीड काइंडली लाइट अमिड द एनसर्कलिंग ग्लूम, ये क्या है, ये पूरा टाइटल है किसका, एक हिम का। हिम का मतलब होता है डिवोशनल सॉन्ग्स, जो भक्ति में गाए जाते हैं ऐसे सॉन्ग्स। तो ये डिवोशनल सॉन्ग है, शब्दों में लिखा हुआ, रिटन एज अ पोएम, और इसको बाद में एक पोएम का टाइटल दे दिया गया था। तो वो पोएम किस टाइटल की थी, द डार्क नाइट एंड द ब्राइट आइज, द पिलर ऑफ द क्लाउड, द थंडर एंड द क्लाउड्स, और रेंज ऑफ द गॉड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, द पिलर्स ऑफ द क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 25 का जिन लोग अगर राइट आंसर आ रहा है द पिलर्स ऑफ द क्लाउड। अगर बात करें इस लीड काइंडली लाइट जो कंपोजिंग डेट है वो है आपकी 1833, रिटन किया गया था 1833 में। ओके, पहला क्वेश्चन आपका यहां से हो जाएगा कि 1833 में इसको कंपोज किया गया था। नेक्स्ट वन, अगर बात हो कि इसको पब्लिश कब किया गया था, तो 1834 में, 1834 में इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है ना। पब्लिश किसमें किया गया था, तो पब्लिश किया गया था द ब्रिटिश मैगजीन में, द ब्रिटिश मैगजीन में, ब्रिटिश मैगजीन में, ओके, याद रखिएगा। और इसको एक बार रिवाइज किया गया था 1836 में। ये 4 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इसके द्वारा लिखी गई है ये जॉन हेनरी न्यूमैन के द्वारा, जॉन हेनरी न्यूमैन, ओके। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एज अ पोएम द पिलर ऑफ द क्लाउड, ये कंपोज की गई थी 1833 में, पब्लिश की गई थी 1834 में द ब्रिटिश मैगजीन में, लास्ट में इसको रिवाइज किया गया था 1836 में। जॉन हेनरी न्यूमैन वाज एन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जॉन हेनरी न्यूमैन जो है वो कैसे हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ही वाज बोर्न ऑन 21 फरवरी 1801 इन इंग्लैंड। कहां पर, इंग्लैंड,
और जब इंग्लैंड में पैदा हुए हैं तो कौन होंगे ये? ही वाज ब्रिटिशर। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पॉइंट ऑफ द प्लॉट इन द पेंटर ऑफ साइन? पेंटर ऑफ द साइन इज अ नोवेल बाय इंडियन नोवेलिस्ट आर के नारायण। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसकी जो मेन थीम है वो क्या है? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन इस तरीके से दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो पहले तो हमें ये देख लेना है कि इस नोवेल को पब्लिश कब किया गया था। इट वाज पब्लिश्ड इन 1976, 1976 में इसको पब्लिश किया गया था। पब्लिशिंग डेट अक्सर आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है और इसमें जो प्लॉट है वो इर्द गिर्द कहाँ घूमता है? वो घूमता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग ये क्या था? जब 1975 में क्या था, इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय पर जो पुरुषों की नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया था, ये यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और इसी फैमिली प्लानिंग कैंप के अंतर्गत हमारी कहानी की जो हीरोइन है डेजी, वो काम करती है एज वॉलेंटियर। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द प्लॉट, बाकी कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द पेंटर ऑफ साइन पब्लिश्ड इन द इश्यू ऑफ। तो अभी अभी मैंने बता दिया था कि ये पब्लिश कब किया गया था। ये पब्लिश किया गया था 1976 में। अच्छा, यहां पर पूछा गया कि किस में पब्लिश किया गया था, तो वो है आपका द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हुआ, इश्यू ऑफ 1976। ठीक है ना, इश्यू ऑफ 1976 इन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में। 29 द ओल्ड मैन एंड द सी बाई अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज पब्लिश्ड इन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये कहानी है एक ऐसे कैरेक्टर की जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, सो मैनी फेलियर्स, बट कभी उसने ये नहीं सोचा कि मैं सक्सेस नहीं होऊंगा। और इस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है आपका सेंटियागो, जो कि एक शेलर है। ठीक है ना, जो मछली पकड़ने जाता है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो नोवेल है ये कब पब्लिश किया गया था। तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीजें ये हैं कि इसको सीक्वेंस से आपको याद रखना है कि 1951 पहली डेट है, इसमें इसको लिखा गया था। ठीक है, सीक्वेंस से याद रखना। 1952 में इसको पब्लिश किया गया था। ओके, और 1953 में इसको अवार्ड मिला था, कौन सा वाला? पुलिट्जर प्राइज। और 1954 में इसको अवार्ड मिला था, कौन सा वाला? नोबेल प्राइज, इसी नोबेल के लिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1952 में से पब्लिश किया गया था। हाउ मेनी डेज गॉन सैंटियागो विदाउट कैचिंग फिश? तो ही वाज गॉन विदाउट कैचिंग अ फिश अबाउट 18 days, बट एट लास्ट ही वाज सक्सीड एंड गॉट अ ग्रेट मर्लिन फिश। ठीक है ना, बहुत बड़ी मछली उसके हाथ में लगी आफ्टर 1840 days। हाउ मेनी सोनेट्स आर इन शेक्सपियर सोनेट? तो शेक्सपियर सोनेट का मतलब है शेक्सपियरियन सोनेट्स, जो एंथोलॉजी है, पोएटिक कलेक्शन है विलियम शेक्सपियर का। उसमें जो टोटल सोनेट की संख्या वो है आपकी 154 सोनेट, जिसको पब्लिश किया गया था पार्टो 1609 में। क्वेश्चन ये आ जाए कि किसके द्वारा? तो थॉमस थॉर्प के द्वारा। थॉमस थॉर्प के द्वारा 1609 क्वार्टर में इसको पब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर 154 सोनेट्स आर फॉलोड बाय, यानी कि विलियम शेक्सपियर की जो पोएटिक कलेक्शन है 154 सोनेट का, इसको किस पोएम के द्वारा फॉलो किया गया, यानी इसमें किस इसके बाद में कौन सी पोएम है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, अ लवर्स कंप्लेंट। अब है कैसे है? तो 154 सोनेट का जो कलेक्शन है, इसी के साथ में एडिशनली एज अ पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस एक पोएम और थी, अ लवर्स कंप्लेंट, जिसको पब्लिश किया गया था सेम कलेक्शन में और सेम पब्लिशर के द्वारा, थॉमस थॉर्प के द्वारा, और सेम ईयर 1609, मतलब उन्हीं के साथ में इसको पब्लिश किया गया था 1609 में, क्वार्टो 1609 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर पार्ट। हमें बताना है इसमें कौन सा वाला पार्ट ऐसा है जो गलत है। तो एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड, एवरीवन दिया गया। एवरीवन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। किसी भी सेंटेंस में अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट बनकर आता है,
ठीक है ना। तो उसके लिए जो भी प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं हम। अगर इसको ऑब्जेक्टिव केस में करना है तो हमें क्या करेंगे, हम हिम लगाएंगे। पॉजिटिव में करना है तो हम क्या करेंगे, हिज लगाएंगे। और रिफ्लेक्सिव में करना है तो हम क्या करेंगे, हिमसेल्फ करेंगे। आपको ये याद रखना है। यहाँ पर दिया है एवरीवन शुड हेल्प वंस, वंस की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी गलत है, यही आंसर हो जाएगा। वंस विल बी रिप्लेस्ड बाय हिज। आगे क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरर पार्ट। अगेन हमारे पास है वन। मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया कि कहीं पर भी इंडेफिनिट प्रोनाउन या इंडेफिनिट सब्जेक्ट एवरीवन आया है तो उस जगह पर हम जो लगाएंगे हिम, हिज और हिमसेल्फ लाएंगे। लेकिन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन, इसको छोड़कर अगर ये आ जाता है तो हम इसकी जगह पर कुछ और लगाते हैं, वो मैं यहां बताता हूं। तो वन अगर सब्जेक्ट बनकर आता है तो इसकी जगह पर जो प्रोनाउन यूज होंगे आगे वो क्या होंगे। अगर इसका हमें ऑब्जेक्टिव केस बनाना है तो क्या करेंगे, वन करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में वन आ जाएगा, पॉजिटिव केस में वंस आ जाएगा और रिफ्लेक्सिव केस में वन सेल्फ आ जाएगा। और सब्जेक्ट अगर वन है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। तो यहां पर देखिए वन कैन राइज इन लाइफ ओनली व्हेन वन, ठीक है ना। वन, वन और वन बिल्कुल ठीक है यहां तक। नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, यहां दिया गया हिमसेल्फ। मैंने आपको बता दिया वन अगर सब्जेक्ट है तो सारी चीजें वन की ही आएंगी। तो हिमसेल्फ की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, वन सेल्फ हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है, यही इनकरेक्ट था। 35 है द सोनेट ऑफ शेक्सपियर कवर सच थीम्स। तो विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है उनकी जो मुख्य थीम है उसमें क्या है, लव। लव इज द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। बट यहां दिया गया द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये भी है। लव, इनफेडिलिटी, जेलसी ये भी है। ब्यूटी एंड मॉर्टलिटी ये भी है। मतलब ये सारी की सारी जो थीम है ये आपकी शेक्सपियरियन सोनेट की है, आपको याद रखना है। इसमें एक चीज ये है कि अगर मेन थीम पूछी जाए तो मेन थीम है लव। ओके, नेक्स्ट वन ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज किंग ऑफ नेपल्स ब्रदर। किंग ऑफ नेपल्स अगर आपको पता लगाना है तो पढ़ना पड़ेगा आपको द टेम्पेस्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा, द टेम्पेस्ट। ये क्या है, ये एक रोमांस है, बेसिकली ये एक ड्रामा है। क्या है, एक कॉमेडी है, ड्रामा है, लेकिन ये कैटेगराइज किया गया है रोमांस या रोमांटिक प्ले। इसको लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। और ये लास्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इस कहानी में कुछ कैरेक्टर है जो यहाँ पर दिए गए, उनमें से पूछा गया किंग ऑफ नेपल्स का ब्रदर कौन है। तो किंग ऑफ नेपल्स कौन है पहले ये समझना है। तो ही वाज अलाउंसो। अलाउंसो इज द किंग ऑफ नेपल्स। अलाउंसो का जो भाई है वो है सेबेस्टियन, ठीक है। अलाउंसो का जो बेटा है वो है फर्डिनेंड, जिसकी शादी लास्ट में मिरांडा के साथ में हो जाती है। मिरांडा कौन है, प्रॉस्पेरो की बेटी है। मिरांडा कौन है, प्रॉस्पेरो की बेटी है। प्रॉस्पेरो कौन है, फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान, ठीक है। फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान। अगर फॉर्मर ड्यूक ये है तो प्रेजेंट ड्यूक कौन है, वो है एंटोनियो। एंटोनियो भाई है प्रॉस्पेरो का। एंटोनियो गद्दारी की थी प्रॉस्पेरो के साथ में, इसको यहां से निकाल दिया और खुद बन गया ड्यूक। कहां का, मिलान का। तो प्रेजेंट ड्यूक ये है, फॉर्मर ड्यूक ये था। इसकी बेटी थी मिरांडा। ये दोनों आइलैंड पे चले गए रहने के लिए, ठीक है ना। वहां पर क्या हुआ, फर्डिनेंड, एंटोनियो, सेबेस्टियन और बाकी के जितने भी रॉयल कैंडिडेट थे वो शिप से आ रहे थे ट्यूनिस नामक जगह से, अफ्रीका से लौटते हुए, ठीक है ना। किंग ऑफ अलाउंसो की बेटी की शादी करके, किंग ऑफ अलाउंसो की बेटी का नाम था क्लैरिबल। तो ये रास्ते में तूफान में फंस जाते हैं और इनकी सबकी मुलाकात फिर मिरांडा से, यानी बाद में जो भी सीक्वेंस है वो आप टेम्पेस्ट को पढ़िएगा तो आपको पता पड़ेगा। फर्डिनेंड की शादी लास्ट में मिरांडा के साथ में हो जाती है और सब कुछ सही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया, नेपल्स ऑफ ब्रदर। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। The last major work of fiction written by Ernest Hemingway that was published during his lifetime, यानी कि पूछा गया था लास्ट मेजर वर्क ऑफ फिक्शन रिटन बाय हेमिंगवे। इनमें से पूछा गया कि लास्ट मेजर वर्क कौन सा है। तो पहले तो हमें इनकी डेट्स याद रखनी है। द लास्ट मेजर वर्क ऑफ फिक्शन रिटन बाय हेमिंगवे दैट वाज पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फॉर हुम द बेल स्टोल, क्वेश्चन नंबर 37 को समझ लीजिएगा। फॉर हुम द बेल स्टोल,
फॉर हुम द बेल स्टोर जो है वो 1940 में पब्लिश किया गया था। डेट याद रखते जाइएगा, 1940 में पब्लिश किया गया था। इसके बाद में ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स, तो ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स को 1929 में पब्लिश किया गया था। इसके बाद में द सन आल्सो राइजेस, तो द सन आल्सो राइजेस जो है वो आपको 1926 में पब्लिश किया गया था, 1926 में पब्लिश किया गया था। अब हमारे पास लास्ट मेजर वर्क कौन सा हो गया, फॉर हुम द बेल स्टोर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन। लेकिन अगर ये पूछा है कि यहां पर भी नहीं है तो फिर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा द ओल्ड मैन एंड द शी, जिसको पब्लिश किया गया था, जिसको लिखा गया था 1951 में। लास्ट वर्क है ये, समझ लीजिए, पब्लिश किया गया था 1952 में, ठीक है, सेकेंड 1952 में। और इसके लिए पुलिट्जर प्राइज मिला था इनको 1953 में, और नोबेल प्राइज मिला था इसको 1954 में, 1954 में। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट मेजर वर्क है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वैसे अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन लास्ट वर्क हमारा 1940 वाला हो गया, और वैसे हमारा लास्ट वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी। आगे क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरर पार्ट। एरर पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। He ran so fastly that he reached the destination just 2 minutes. वो इतनी तेज दौड़ा कि अपने गंतव्य स्थान पर सिर्फ 2 मिनट में पहुंच गया। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली ये है, यहाँ दिया गया फास्टली। फास्टली इंग्लिश डिक्शनरी में कोई वर्ड है ही नहीं है। अगर हम फास्टली की जगह पर एडवर्ब को यूज करना चाहते हैं तो एज एन एडवर्ब भी हमारा फास्ट ही रहता है, और अगर हम एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं इसका तो भी हमारा फास्ट ही रहता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज करेंगे एज एन एडवर्ब हम फास्ट यूज करेंगे। फास्टली कोई वर्ड हमारा इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज अवार्डेड 1954 नोबेल प्राइज। तो अभी अभी हमने बताया था 1954 में जो नोबेल प्राइज मिला था अर्नेस्ट हेमिंग्वे को मिला था। उनका जो मोस्ट पॉपुलर वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके लिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुल्क राज आनंद रिसीव इंटरनेशनल पीस प्राइज साहित्य अकेडमी अवार्ड। कहने का मतलब है पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अवार्ड है जो मुल्क राज आनंद को मिला था। तो याद रखिएगा इनको जो पीस अवार्ड था 1953 में मिला था, ठीक है, कौन सा वाला, इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953 में मिला था। पद्म भूषण की बात करें तो 1968 में मिला था। पद्म भूषण 1968 में मिला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये फेलोशिप भी मिली थी इनको। साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में तो सभी को पता है, ठीक है ना। इनका एक वर्क था जिसका नाम था मॉर्निंग फेस। यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मॉर्निंग फेस, मॉर्निंग फेस, जो पब्लिश किया गया था 1968 में। इसी वर्क के लिए इनको और 1971 में 1971 में मिला था कौन सा वाला, साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो आज की क्लास में हम इतना ही कराएंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही हम लाइव आएंगे आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।